ये है विवेक, हमारा पढ़ाकू, मतलब पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, ओलंपियाड फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट और बीटेक कंप्यूटर साइंस का खोजी स्टूडेंट। खोजी इसलिए क्योंकि इनका शौक है हमेशा एक नई खोज में लगे रहना। महान आइंस्टाइन के क्वांटम फिजिक्स तो इसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और ये हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता है जो स्पेस और टाइम के पार हो। है ना इंटरेस्टिंग? खैर, यूं तो अपनी खोजी नेचर के चलते विवेक के ज्यादा समय और दोस्त दोनों नहीं है, पर 3 दोस्त हैं जो विवेक की अच्छी आदतों के कारण उससे बचपन से जुड़े हैं और विवेक अपने साथ साथ इन्हें भी आगे बढ़ते देखना चाहता है। तो आइए अब मिलते हैं विवेक के 3 दोस्तों से। विवेक का पहला फ्रेंड, नाम राघव और काम धड़ल्ले से झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करना और दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना। सुन यार, आज फिर मैंने मैम को झूठ बोल के असाइनमेंट्स के मार्क्स ले लिए। झूठ? आज फिर क्या झूठ बोल लिया? मैंने मैम को बोल दिया कि असाइनमेंट मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आज जल्दी जल्दी में लाना भूल गया हूँ। कल सबमिट कर दूंगा और वो कल कभी आएगा नहीं। क्यों इतना झूठ बोलता रहता है? झूठ बोल के बस अपना कैरियर खराब करे जा रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? विवेक का दूसरा फ्रेंड राज, मोबाइल एडिक्टेड। मार्केट में कोई भी नया मोबाइल गेम आए और इन्हें पता न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यार विवेक, देख मैंने पबजी में कॉन्करर पुश किया है, आज तक हमारे क्लास में किसी ने नहीं किया। देख सभी के कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ रहे हैं, देख देख। तेरी दुनिया ही मोबाइल गेम के बारे कुछ है कि नहीं? बस पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। पढ़ाकू तू पढ़, कल नया सीजन आने वाला है, कल भी मुझे उसमें कॉन्करर पुश करना है, समझा? खेल चल खेल। हाय बैटरी, हाय गाइस, हाउ आर यू? तेरी कमी थी। विवेक का तीसरा फ्रेंड राहुल, ये जनाब तो बस लड़कियों को देखते ही लट्टू हो जाते हैं। कॉलेज या कॉलोनी में कोई नई लड़की मिली नहीं कि बस लग गए पीछे उसे अपना दोस्त बनाने। विवेक, आज क्लास में परी दिखी, क्या लग रही थी। मेरी उससे बातचीत हो जाती तो मेरी एक नई दोस्त बन जाती, पर क्या करूं यार, सर आ गए। क्यों पूरा दिन लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, अपना कैरेक्टर खराब कर रहा है? तू तो सारा दिन क्वांटम में जिद लेकर बैठा है। कभी इन आविष्कारों की दुनिया से बाहर निकल, इसके बाहर भी कुछ है। कभी हमारी दुनिया में जी के देख, कितनी रंगीन है। ठीक है, तो तुम लोग रहो अपनी दुनिया में, मैं चला। विवेक सुन, विवेक सुन, विवेक, अरे विवेक। विवेक अपने इन दोस्तों की आदतों से थोड़ा अपसेट रहता है, क्योंकि साफ दिल विवेक के ये लंगोटिया यार हैं और इनकी भलाई के लिए वो अक्सर सोचा करता है कि कैसे भी करके मेरे दोस्त अपनी बुरी आदतें छोड़ दें और अच्छा कैरियर बनाएं। आज कॉलेज में दोस्तों की बातों से परेशान होकर वो जल्दी ही घर चला जाता है। कॉलेज से आने के बाद विवेक कुछ सोच में डूबा हुआ है। पिछले कई दिनों से उसके दिल दिमाग में ढेर सारे अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। उसे अपने फ्रेंड्स की कई बातें डिस्टर्ब कर रही है। विवेक अपने दोस्तों को गलत रास्ते जाते हुए नहीं देख सकता। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान से दिख रहे हो? नहीं माँ, बस मैं अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था। वो लोग बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं। बेटा, आजकल के माहौल का असर ही कुछ ऐसा है कि बच्चे सही और गलत की समझ ही खो बैठे हैं।
पहले बच्चों के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था। बड़ों को जब भी समय मिलता था तो वो बच्चों को रामायण, महाभारत और राजा हरिश्चंद्र ऐसी अनेक कथाएं सुनाकर उनमें अनायास ही संस्कार का सिंचन किया करते थे। तो माँ, ये जो रामायण और महाभारत की कथा है, क्या वो सत्य पर आधारित है या सिर्फ काल्पनिक है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य पर आधारित ही है और काश मैं तुमको यकीन दिला पाती और तुम उस समय में जाकर खुद अपनी आंखों से ये देख पाते कि वो सब कुछ सत्य था। विवेक माँ की बातों को सुनकर कुछ गहरी सोच में खो जाता है और राजा हरिश्चंद्र, रामायण, महाभारत आदि की डिटेल्स जानने के लिए सोचता है। उसके कानों में माँ के शब्द गूंज रहे हैं, काश कुछ ऐसा होता जिससे तुम उस समय में जाकर अपनी आंखों से देख पाते। उसने ये भी सुना हुआ था कि टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट से हम अपने पास्ट यानी भूतकाल को देख सकते हैं और वहां जा भी सकते हैं। अब उसे पास्ट टाइम में जाने की जोरदार तड़प हो रही है। वो अपने रीडिंग रूम में फिर से रिसर्च करने बैठता है। एक्चुअली विवेक एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाना चाहता है जिसे यूज कर हम अपने पास्ट यानी भूतकाल में जा सके। इसके लिए उसने कई साइंटिफिक थियोरीज और फैक्ट्स को अच्छे से स्टडी किया है। E = mc². If we travel with the speed of light, frame of reference is independent. Albert Einstein. So, the idea is to devise out a machine to travel the speed of light. इस टाइम ट्रैवल मशीन बनाने में उसने इन साइंटिफिक थियोरीज को पिछले कई महीनों से ट्राई किया है, जिसमें उसे विफलता भी मिली है और सफलता भी। अब तो वो बस कंप्लीशन फेज में है। उसे अब एक हिट स्ट्राइक की जरूरत है जो पूरी गेम बदल दे। He screamed with joy, "Yes, I got it! I made my own time travel machine." आज विवेक को वो मिल गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। विवेक अब एक एक करके सभी युगों में ट्रैवल करने की सोचता है और अपनी खोज टाइम ट्रैवल वॉच को पहनकर समय को घुमाता है। सबसे पहले वो सतयुग पहुंचता है। सतयुग में स्वर्ग लोग आता है, जहां देवेंद्र के दरबार में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऋषिवर, इस सृष्टि में ऐसा क्या है जो सबसे बहुमूल्य है? सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है सत्य। सत्य से उत्तम कोई नहीं, सत्य ही सर्वस्व है। मुनिवर, क्या कोई ऐसा प्राणी है जो इस सत्य का पालन पूरी तरह से कर सके? हाँ, एक है, सत्यव्रत महाराज के सुपुत्र अयोध्याधीश राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने आज तक कभी असत्य नहीं बोला। वो सदा सत्य ही बोलते हैं। सत्य का पालन करना तो बहुत ही कठिन है। मैं राजा हरिश्चंद्र से असत्य बोलने पर मजबूर कर दूंगा, उनकी परीक्षा लूंगा। यदि हार गया तो मैं आधा तप ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को दूंगा। वाह, केवल सच बोलने वाले राजा हरिश्चंद्र और उनसे झूठ बुलवाने का चैलेंज देने वाले ऋषि विश्वामित्र। अब तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। अब विवेक राजा हरिश्चंद्र के दरबार पहुंचता है। प्रणाम ऋषिवर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी 3 कन्याओं से विवाह इनकार करने की? मैं एक पत्नीव्रत हूँ, सत्य के धर्म का पालन करता हूँ। इस आदेश को मैं नहीं मान सकता। तुम मेरा कहा मानकर इन कन्याओं से विवाह करोगे तो जो तुम्हें चाहिए मैं दिला दूंगा। पारिजात, कल्पवृक्ष, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति पर धब्बा नहीं लगने दूंगा। राज्य छोड़ दूंगा पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा सत्य वचन है। विवेक ये सब सुनकर बहुत सोच में पड़ जाता है। कहां एक वचन निभाने के लिए ये राजा सब कुछ छोड़ने तक को तैयार है। राज्य, पैसा, ऐशो आराम, और कहां मेरा फ्रेंड राघव। अरे यार, दोस्तों को पार्टी का तो बोल दिया, अब पैसे कहाँ से लाऊं? माँ से नहीं मांग सकता, अभी 2 दिन पहले ही लिए। क्या करूँ? चलो झूठ बोल के मांग लेता हूँ। माँ बोल। मुझे पैसे चाहिए। अभी तो तू 500 रुपये लेके गया था मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए, अब फिर से पैसे? तू करता क्या इतने पैसों का? नहीं माँ, मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करना है, इसलिए पैसे चाहिए।
बस 500 रुपए चाहिए, दे दो ना। बेचारी माँ को मालूम ही नहीं कि प्रोजेक्ट के बहाने राघव अपने ऐश करने के लिए पैसे ऐंठ रहा है। यस, अब मजा आएगा पार्टी करने का। हर बार की तरह इस बार भी मेरा झूठ माँ को सच ही लगा। यस मैम। राघव, तुम्हारे असाइनमेंट कहाँ हैं? मैम मेरे कल रात को ही पूरे हो गए असाइनमेंट। पूरे हो गए? तो अभी कहाँ है? मैं जल्दी में बैग में डालना भूल गया, कल सबमिट कर दूंगा। ठीक है, सबके जमा हो गए, आप ही के बस बाकी है। कल किसी भी हालत में आके जमा करवा देना। ओके मैम। अच्छा, राज त्याग दोगे पर धर्म नहीं छोड़ोगे, सत्य नहीं छोड़ोगे तो ठीक है। या तो मेरी 3 कन्याओं से विवाह करो या फिर ये राज छोड़कर चले जाओ। जाने से पहले एक बार सुन लो राजा, याद करो भविष्य में यज्ञ के लिए तुमने पर्याप्त धन देने का वादा किया था और वो धन तुम्हारे पास सुरक्षित है। अब तुम धन का ऋण कैसे चुकाओगे? मेरी कहा मानो या फिर वचन से मुकर जाओ। मुझे अपना वचन याद है, मैं कैसे भी करके वो धन अवश्य लौटाऊंगा, परंतु अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। हेड्स ऑफ टू राजा हरिश्चंद्र। सत्य के लिए कितनी कुर्बानी दी इन्होंने। यह किस्सा तो मैं स्पेशली राघव को जरूर बताऊंगा। काश कलयुग में भी कोई ऐसा होता जो ऐसे अच्छे संस्कार दे सकता। इन सब विचारों पर फिलहाल लगाम लगाते हुए वो अगले युग में जाने के लिए तैयार है। विवेक अब एक ऐसे युग में प्रवेश करता है जहां भगवान राम अवतरित हुए। ये है त्रेता युग। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। जीते रहो। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या आदेश है? मां, पिताजी अस्वस्थ दिख रहे हैं, इन्हें क्या रोग है? मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इनकी बीमारी का इलाज राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु इनको रोग क्या है मां? हाँ, तुम्हारे पास। इनका रोग है तुम्हारे प्रति मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण आज ये सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। मां, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से यह वचन उचित नहीं है। मेरे पिता जैसा धीर और वीर पुरुष आज इस धरती पर कोई नहीं है। वे गुणों के भंडार और सत्यवादी हैं, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में फैली हुई है। वे ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सूर्यवंश की कीर्ति को धक्का लगे। वही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। माता, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और यह भी बताइए आखिर उनको कष्ट क्या है। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण कर सकते हो। माता, आपको यह संशय क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? पर बात ही कुछ ऐसी है। मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पे संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही है। तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वे दोनों वर मांग लिए। यदि वे मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मुंह रास्ते में आता है, और नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। संकोचवश तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे। माँ, ऐसे कौन से 2 वर हैं जिसके कारण पिताजी इतने व्यथित हैं? आप ही बताइए ना माँ। तुम कहते हो तो सुनो। मेरा पहला वर यह है, कल सुबह तुम्हारा नहीं मेरे पुत्र भरत का राज्य अभिषेक हो। और दूसरा,
तुम मुनि वेश धारण करके 14 साल के लिए वन में रहो। बस इतनी सी बात? और पिताजी इतने परेशान हो रहे थे? मां, आपने अपने दोनों वर यूं ही व्यर्थ कर दिए। आप मुझसे कह देती, मैं उसी समय ये राज्य अपने छोटे भाई भरत को सौंपकर खुशी खुशी वन चला जाता। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको आज्ञा देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण करे। श्री राम की मातृ पितृ भक्ति देखकर विवेक शॉक्ड है। माता कैकेयी, जिसने उन्हें जन्म नहीं दिया, जिसने राज्याभिषेक छीनकर 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, ऐसी माता के लिए भी कोई कैसे इतना आज्ञाकारी और स्नेही हो सकता है? विवेक सोचने को मजबूर है, क्या ये सब हमारे युग में भी संभव है? सोचते सोचते उसे अपने मित्र राज की याद आती है, जो पिछले 5 साल से उसी के साथ क्लास में उठता बैठता है। पर जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसी मां का सम्मान तक नहीं करता और अपने मोबाइल में बस गेम खेलने में ही लगा रहता है। बेटा, मार्केट जाके सब्जी ले आ, आज मुझे बहुत काम है। माँ, मुझे ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लास करनी है, अभी नहीं ला सकता। जब देखो तब बस घर का ये काम कर दो, वो काम कर दो। आज तो बस जितनी वाला था इस ऑनलाइन गेम में, अगर ही माँ ने डिस्टर्ब नहीं किया तो। बेटा राज, खाना खा लो टाइम से। कितनी क्लास बाकी है अभी? माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, क्यों बार बार तंग कर रही हो आप? अच्छा बेटा, पढ़ते हुए जब थक जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध कर दूंगी। इतना पढ़ रहे हो, सुबह तक सारी दिमाग की थकावट उतर जाएगी। बेचारी माँ क्या जाने कि बेटा तो दोस्तों के साथ शाम को पिज्जा खाकर आया है, भूख कहां से लगेगी? ऊपर से एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर ऑनलाइन गेम खेल रहा है। ट्रैवल वॉच से समय के चक्र को घुमाकर विवेक अब भगवान कृष्ण और पांडवों के युग यानी द्वापर युग में पहुंचता है। वाव! देवराज इंद्र के दरबार में मैं क्या सच में महान धनुर्धारी अर्जुन को देख रहा हूं? विवेक इज ऑन क्लाउड 9। वो बहुत खुश है और ध्यान से अब उन सब की बातें सुनने लगता है। अर्जुन आज पृथ्वी के सभी धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ है। वह गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण ही सशरीर स्वर्ग में आया है। आप स्वर्ग की अप्सरा हैं, अतः अर्जुन को प्रसन्न कीजिए। जी देवराज। हे अर्जुन, मैं आपकी सेवा के लिए आपके पास आई हूँ। मेरा प्रण निवेदन स्वीकार करो। नहीं देवी, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। देवी नहीं है, आप मुझे उर्वशी कहिए। आप स्वर्गलोक के अतिथि हैं, मैं अनुपम अप्सरा अपने अतिथ्य धर्म का पालन करने के लिए आपके पास आई हूँ। यह असंभव है देवी, आप मेरे लिए माता के समान हैं। उस दिन इंद्र सभा में मैंने आपको यह सोचकर देखा कि आप पुरुवंश की जननी हैं और मेरे लिए माता के तुल्य है। यह स्वर्ग लोक है, यहाँ अप्सराओं को किसी से कोई पर्दा नहीं है। पुरुवंशों के पोते नाती यहाँ तपस्या करके आते हैं और मेरे साथ रमन करते हैं। ये क्या? इतनी सुंदर अप्सरा को अर्जुन मना कर रहा है? आश्चर्य, महा आश्चर्य। मर्यादित पुरुषों के लिए मर्यादा का उल्लंघन करना असंभव होता है। आपका सौंदर्य किसी को भी डिगा सकता है, परंतु मुझे आप में माता का भाव दिखता है, इसलिए मैं आपका निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। आपको भी मुझे अपना पुत्र मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा? तुम जैसे निष्ठ प्राणी की रक्षा? मैंने आज तक किसी से प्रेम की याचना नहीं की है। मैं उर्वशी हूँ, उर्वशी। संसार के हर पुरुष ने आज तक मेरे सामने प्रेम की भीख मांगी है। मैंने पहली बार तुम्हारे सामने भिखारन बनके प्रेम की भिक्षा मांगी है और तुमने मेरा तिरस्कार किया है। इस अपमान को संसार की कोई भी स्त्री नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें अपने इस यौवन पुरुषत्व पे जो घमंड है उसका नाश हो जाएगा और मेरे इस श्राप से 1 वर्ष तक तुम नपुंसक बनकर
स्त्रियों के बाती नाचते गाते नजर आओगे और मेरे इस श्राप को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं। माता, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। सच में आप महान है अर्जुन, हेड्स ऑफ। यार ये सारी बात तो मैं अपने दोस्त राहुल को जरूर बताऊंगा। आप लोग सही समझे, वही राहुल जो हर टाइम बस नई नई लड़कियों से दोस्ती करने को भागता है। विवेक अब एक्साइटेड भी है और थोड़ा उदास भी। उदास वही सोचकर कि क्या ऐसे महान लोग और ऐसे ऊंचे संस्कार कलयुग में नहीं हो सकते। अपने युग का सोचते ही उसे अपनी पेंडिंग असाइनमेंट की याद आती है। वो तुरंत डायल घुमाकर अपने युग में पहुंचता है। अब विवेक अपनी स्टडी रूम में बैठा है, शांत, अकेला और कुछ गहरी सोच में। माँ सच कहती थी, आज के और पहले के माहौल में बहुत डिफरेंस है। मॉडर्न फैसिलिटीज होते हुए भी यहाँ लोग अंदर से खुश, शांत और सेटिस्फाइड नहीं दिखते जितने मैंने बाकी युगों में देखे। क्या कलयुग के लोग भी महान और संस्कारी नहीं हो सकते? राजा हरिश्चंद्र की तरह मेरा दोस्त राघव भी झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता? क्या भगवान राम की तरह राज आज्ञाकारी और अर्जुन की तरह राहुल संयमी नहीं हो सकता? डिजिटल मीडिया पर खुश दिखने वाले लोग क्या अपनी असली लाइफ में भी खुश नहीं रह सकते? मेरे ये सारे डाउट्स, सारे प्रश्न मैं किससे पूछूं? कौन गाइड करेगा मुझे? तभी उसे अपनी दादी नानी के किस्सों से नारद जी का नाम याद आता है, जो हर युग में जरूरत पड़ने पर सही गाइडेंस दिया करते थे। क्या वही नारद जी जो चिरंजीवी है मुझे भी गाइड करेंगे? सोचते सोचते विवेक को नींद आ जाती है। नींद में भी वही सब बातें उसके सब कॉन्शियस माइंड में चल रही है। तभी उसे सपने में नारायण नारायण की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे अपने सामने नारद जी वीणा बजाते हुए दिखते हैं। नारद जी को देखकर विवेक बहुत खुश हो जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। नारायण नारायण, उठो विवेक, तुम्हारे जैसा तेजस्वी विद्यार्थी आज परेशान सा लग रहा है। क्या बात है? क्या तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, या कोई खोज जो तुम कर रहे थे या करना चाह रहे हो पूरा नहीं कर पा रहे? नारायण नारायण। मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। जो भी आविष्कार कर रहा था उसमें सफल हुआ। मैंने टाइम ट्रैवल मशीन बनाई जिससे मैं तीनों लोकों में घूमा। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता देखी, त्रेता में भगवान रामचंद्र का पितृभक्तित्व देखा और तो और द्वापर में अर्जुन का संयम देखा, जिसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अपने भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। नारायण नारायण, फिर तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। यह उदासी और चिंता क्यों? लेकिन आज मैं इसका बिल्कुल उल्टा देख रहा हूँ। मेरा एक दोस्त हर समय झूठ बोलता रहता है और दूसरा दोस्त हर समय गेम में ही डूबा रहता है, और तो और एक दोस्त तो हर लड़की को देख के लट्टू होता रहता है। नारायण नारायण। ये परिस्थिति सिर्फ मेरे दोस्तों की नहीं, आजकल के हर स्टूडेंट की है कि वो हर समय मोबाइल में घुसे रहते हैं और तो और वो शराब की लत में लगे हैं। नारायण नारायण। नारद जी, क्या हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा? क्या हमारा जीवन पहले जैसे चरित्रवान नहीं हो सकता? क्या मेरे दोस्त सुधर नहीं सकते? नारायण नारायण। आप तो तीनों लोकों, तीनों कालों में रहने वाले चिरंजीवी हैं। क्या आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं? मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। नारायण नारायण। विवेक उठो, तुम्हारा प्रश्न आज समस्त विद्यार्थियों को लाभ देने वाला है। ऐसे प्रश्न आज के विद्यार्थी नहीं पूछते जैसा तुमने पूछा है। तुम निश्चय ही बुद्धिमान विद्यार्थी होने के साथ साथ दूसरों का भला चाहते हो, अपनी पढ़ाई का सदुपयोग चाहते हो। पुत्र विवेक, तुम्हारे प्रश्न का समाधान है। नारद जी, कृपया समाधान बताइए, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। बेटा विवेक, इस युग में भी ऐसा संभव है जैसा पहले लोग जीते थे। आज का समाज भी शांतिपूर्ण जी सकता है। कैसे नारद जी? कैसे हम इतने संस्कारवान हो सकते हैं? नारायण नारायण। आज भी एक ऐसा समाज है, एक ऐसा वर्ग है
जिसमें विद्यार्थी संस्कारवान, परिवार सुखमय, संयमी और आनंद में जीते हैं। नारद जी, कहाँ है वो समाज? कृपया करके जल्दी बताइए। जहाँ हयात ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु होते हैं, उनकी उपस्थिति में उनके सभी शिष्य सतयुग जैसा ही जीते हैं। वहाँ लोक कल्याण की ही कामना होती है, सभी ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से ही जीते हैं। अभी वर्तमान समय में एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत हैं जिनकी आभा पूरी पृथ्वी को तृप्त कर रही है। उनके बनाए आश्रम, उनके समर्पित शिष्य एवं अन्य शिष्य विद्यार्थी, पति पत्नी, माता पिता सतयुग जैसा ही जीवन जीते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत, वे ब्रह्मज्ञानी संत कहाँ हैं तथा उनके स्थापित किए आश्रम और उनके शिष्य कहाँ हैं? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आप उनके आश्रम में जाओ, उनके शिष्यों से मिलो, पर यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज वे ब्रह्मज्ञानी संत जेल में हैं। जेल? इतना बोलते ही विवेक का सपना टूट जाता है। विवेक के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी, सद्गुरु और आश्रम, ये मैंने क्या देखा सपने में? ब्रह्मज्ञानी, सद्गुरु क्या होते हैं? उनकी सीख से इस मॉडर्न एरा में भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग टेंशन फ्री और संस्कारी लाइफ जी रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हमें कभी अपनी स्टडीज में बताई नहीं गई। तब तो ये पढ़ाई भी अधूरी ही हुई। विवेक अपने मेडल की ओर देखकर सोचता है कि मुझे इतने अवार्ड्स मिले, हर क्लास में मैंने टॉप किया। स्कूल, कॉलेज के टीचर, प्रिंसिपल सभी कहते थे कि विवेक तू आगे चलकर स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करेगा। लेकिन जिनसे सच्ची विद्या मिलती है वो ही नहीं जानी, और हम यूं ही अपनी स्टडीज पर प्राउड करते हैं। अब उसे अपनी पढ़ाई, अपनी अचीवमेंट्स अधूरी लगने लगती है। ओलंपियाड में भारत के लिए गोल्ड मेडल तो ले आया, लेकिन सद्गुरु को नहीं जाना। इस बार हमारा खोजी विवेक किसी आविष्कार के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की खोज के लिए बेचैन है। और सच्चे हृदय की पुकार तो भगवान हर युग में सुनते आए हैं। अचानक उसे सद्गुरु की खोज के लिए कुछ प्रेरणा मिलती है। उसे याद आता है कि कॉलेज जाते हुए रास्ते में उसने कहीं लिखा देखा है, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम। इस नाम को तो उसने पहले भी सोशल मीडिया पर कई बार सुना है। विवेक इंटरनेट पर संत आशाराम जी और उनके आश्रम के बारे में जानना शुरू करता है। क्या 55 वर्षों से सत्संग, देश विदेश में ऑलमोस्ट हर जगह उनके सैकड़ों आश्रम, सोशल अपलिफ्टमेंट और नेचुरल डिजास्टर के समय उनकी अनगिनत निस्वार्थ सेवाएं जो आज भी चल रही है। ओह मैन, क्या है ये? इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे आशीर्वाद ले रही है। इतनी शांति से उनके सत्संग सुनते हैं लाखों लाखों लोग। उनके शिविर प्रोग्राम जो हर साल चलते हैं। और ये क्या, उन्हें जेल मिली है? तभी उसके दिमाग में नारद जी के वचन गूंजते हैं कि आज वे ब्रह्मज्ञानी संत जेल में हैं। क्या यही वो ब्रह्मज्ञानी संत है? उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। वो सर्च करता है कि ब्रह्मज्ञानी किन्हें कहते हैं। जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए विष भी अमृत समान है। उन्हें संसार की कोई परिस्थिति प्रभावित नहीं करती, फिर भले वो परिस्थिति पॉजिटिव दिखे या नेगेटिव। फिर चाहे उन्हें सम्मान मिले या अपमान मिले, दोनों ही सिचुएशंस में वे न्यूट्रल रहते हैं। सुख दुख में एक समान रहने वाले वे महापुरुष अपना बुरा चाहने वाले को भी मित्र समान ही देखते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, हर्ष, शोक, मान, अपमान, सुख दुख में समता जैसे इन सद्गुणों को प्राप्त वे महापुरुष ही जीवन मुक्त है, ब्रह्मज्ञानी है। यानी यही है हयात ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु। विवेक आश्चर्य से भर जाता है। हां, यही सद्गुरु, यही ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु होंगे। इनके आश्रम जाकर ही मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अब तो विवेक को बस आशाराम जी बापू के आश्रम जाने की ललक होती है। उधर विवेक से कई दिनों से न मिलने के कारण
राज, राघव और राहुल विवेक से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। और कैसा है? कहाँ चला गया था इतने दिन? कॉलेज में दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है मेरे झूठ बोलने की आदत से तो परेशान नहीं हो गया तू? अरे नहीं यार, विवेक को आइंस्टाइन की थ्योरी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। कल ये पक्का दूसरा आइंस्टाइन बनेगा। यार विवेक, मेरी आदतों का बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता ही है मेरा मोबाइल गेम से कितना एडिक्शन है। मैं कितना भी कोशिश करूं पर मोबाइल गेम के बिना नहीं रह सकता यार। क्यों इमोशनल हो रहा है यार? अच्छा खासा मूड बना था। सुन विवेक, तेरे पीछे वाली गली में एक लड़की रहती है। वो भी पढ़ाकू है, तू भी पढ़ाकू है। दोनों पढ़ाकू की क्या जोड़ी जमेगी? तू उससे दोस्ती कर ले। छोड़ यार, दो पढ़ाकू मत ला। एक तो ये हमसे पहले से बात नहीं करता, ऊपर से तू इसकी गर्लफ्रेंड भी पढ़ाकू लाएगा, फिर तो हम तो किनारे हो जाएंगे। एक ही तो है जिसे हम अपना कर सके, जो कभी झूठ नहीं बोलता, मोबाइल एडिक्शन नहीं है, कभी किसी लड़की के साथ डेट नहीं करता। हाँ यार, यही रीज़न है कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो विवेक है यार। कितनी भी लड़की के साथ घूम लो, डेट कर लो, पर विवेक के साथ बैठने का अलग ही मजा है। चल अब ज़्यादा बन मत। ऐसे तो मेरी एडिक्शन कोई नहीं है, लेकिन मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। चलो आइसक्रीम खाते हैं। सभी दोस्तों के जाने के बाद विवेक उन्हें भी आश्रम लेकर जाने का प्लान बनाता है और उन्हें कॉल करता है। हेलो, खाना वाना हो गया सही से? अच्छा, मैंने एक पिकनिक प्लान की है, तो कल सुबह चलते हैं 9 बजे। हम तीनों चलते हैं, ठीक है? तो मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ, तो टाइम पे सब पहुँच जाना। ठीक है, मिलते हैं सुबह 9 बजे। चल बाय, टेक केयर। आज कुछ खास सुबह है। चारों दोस्त एक नया एक्सपीरियंस जो लेने जा रहे हैं। आश्रम जाते हुए रास्ते में विवेक एक एक करके सभी युगों में अपनी विजिट के बारे में डिस्कस करता है कि कैसे अपने नए आविष्कार टाइम ट्रैवल वॉच से उसने राजा हरिश्चंद्र, अर्जुन और श्री राम को करीब से देखा। कैसे वे महान विभूतियां बड़े बड़े इश्यूज को इतने आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे उसे नारद जी ने सपने में गाइड किया कि उन युगों जैसा सरल और महान जीवन ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु की प्रेरणा से हम आज भी जी सकते हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कि सबकी भलाई चाहने वाले हमारे विवेक की ये खोज क्या आश्रम जाकर पूरी होती है। नदी किनारे स्थित आश्रम में एंटर करते ही सब दोस्त चारों ओर एक अलग अलग सी खुशी और फ्रेशनेस फील करते हैं। बच्चे, बूढ़े, बड़े, हर एज के लोगों की इतनी भीड़ में भी हर तरफ शांति और आनंद। कहीं खुले आकाश में जप ध्यान, तो कहीं गौशाला में गायों की सेवा करते लोग, कहीं तुलसी और बड़ वृक्ष की परिक्रमा, तो कहीं एक साथ कितने बच्चे सूर्य को जल दे रहे हैं। वाह वाह वाह, ऐसा गजब का नजारा विवेक और उसके दोस्तों ने इससे पहले कहीं नहीं देखा। विवेक व्यासपीठ पर प्रणाम करता है। सभी दोस्त आश्रम की गतिविधियों को देखते हुए मुख्य आध्यात्मिक जगहों पर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बाल संस्कार केंद्र? अब चारों दोस्त आश्रम के उस ओर जा रहे हैं जहां सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। अब चारों बाल संस्कार केंद्र की क्लास में है, जहां कई बच्चे और उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं और कोई टीचर कुछ बता रही है। बच्चों, हमें कभी भी अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, थोड़ी सी डांट से बचने के लिए भी हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने भाई बहनों में सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। भगवान राम और उनके तीनों भाई, उनमें कितना अगाध प्रेम था, है ना? सभी जानते हैं आप। और हम सबको कोई भी काम संयम से करना चाहिए, क्योंकि संयम से ही कोई कार्य करेंगे तो उसमें हम सफल होंगे। स्वामी विवेकानंद जी भी संयम के द्वारा ही उन्होंने सफलता प्राप्त की, वे इतने महान हुए। जो माता पिता बच्चों के साथ आए हैं या आश्रम दर्शन के लिए आए हैं, आज के बाल संस्कार का अनुभव या कोई सुझाव देना चाहे तो बता सकते हैं।
आज का बाल संस्कार केंद्र में बहुत अच्छा लगा और बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं यहाँ पे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करेंगे बच्चे। तो आप सभी अभिभावक ज़रूर भेजिए बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को। मैं विवेक, कंप्यूटर साइंस बीटेक का स्टूडेंट। मैंने विद्यालय में टॉप किया। मैंने ओलंपियाड में भारत का नाम भी रोशन किया। मेरे माता पिता, नाते रिश्तेदार सब मुझ पे गर्व करते हैं कि आगे चल के ये भारत का नाम रोशन करेगा। लेकिन मैंने कभी सत्संग नहीं सुना, मैंने कभी सद्गुरु नहीं समझा और कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं समझा, इसलिए अंदर से अतृप्त था। लेकिन आपके सबके पास तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, संत श्री आशाराम जी बापू, जिनका सानिध्य आपको मिला। ऐसे ऐसे बाल संस्कार केंद्र में जाने का आपको मौका मिला जहाँ इतने सुसंस्कार आपको मिलते हैं। भारत के प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्लों में ऐसे बाल संस्कार केंद्र होने चाहिए जहाँ पे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, जहाँ से बच्चे अच्छे संस्कार ग्रहण करें और कोई भी बच्चा अच्छे संस्कारों से वंचित न रह सके। बापू जी का संकल्प, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। 21મી સદીમાં ભારતને જે જવાબદારી નિભાવવાની છે, જે ભૂમિકા નિભાવવાની છે, એની પીઠિકા તૈયાર કરવાનું કામ ફરી એકવાર પૂજ્ય આશારામ બાપુ જેવા અનેક ઋષિઓ મનીષીઓ કરી રહ્યા છે। मल्ल नाम दिया मैंने इनको। मोदी मल का है, मल्ल मतलब मजबूत, मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। भारत को दुनिया क्या समझती है? ब्रह्मज्ञानियों का लीला स्थली भारत है। भारत को क्या समझ बैठा है अमेरिका या दूसरे देश? देखते जाना। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का माई भाई, देख लो कैसे बनते होगी। और बाल संस्कार के बच्चे तो वैसे ही देख लेना, 13,000 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं। वो भी बच्चे 10-5 साल में कोई मंत्री बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, किसी को प्रधानमंत्री फिर से बना दूंगा। देखते जाना। मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं धरती से जल्दी। भारत विश्व का गुरु था, अब थोड़ा भूल गए। फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा स्वप्न आज नहीं तो कल साकार होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला भारत को बनाना है और बनेगा। एक सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी तीसरी। संतों का संकल्प आज नहीं तो कल होके रहेगा। पिछले 5 दशकों से पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित बाल संस्कार केंद्र आज पूरे विश्व में हजारों की संख्या में है। इन बाल संस्कार केंद्रों का फायदा लेने वाले लाखों बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर, बिजनेस, म्यूजिक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट आदि लगभग हर डोमेन में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जैसे करोड़ों की टर्नओवर करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी चलाने वाले 35 साल के सिद्धार्थ, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करने वाले वीरेंद्र मेहता, कमिश्नर ऑफ पुलिस पद पर गौरवान्वित कुणाल अग्रवाल, खेल में देश के गौरव को बढ़ाने वाले ईशांत शर्मा, अखंड ब्रह्मचारिणी साध्वी रेखा बहन। प्रिय दर्शकों, ऐसी सक्सेस स्टोरीज तो अभी और भी है, पर उससे पहले इस मूवी के कंक्लूजन से एक महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है। आप अपने देश समाज को आज कैसा देखना चाहते हैं? भाग दौड़ भरी लाइफ और संस्कारों के अभाव में छोटी उम्र से ही चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, पुअर फोकस जैसे कई मेजर हेल्थ डिसऑर्डर से गुजरने वाले बच्चों का सिकुड़ता भारत, या फिर बाल संस्कार केंद्र में इन कुरीतियों से बचाकर अपने माता पिता, समाज और देश का नाम रोशन करने वाले स्वस्थ, संस्कारवान बच्चों का विश्व गुरु भारत। और अगर आप भी विश्व गुरु भारत की मजबूत नींव चाहते हैं तो स्वयं भी बाल संस्कार केंद्र चलाएं या बच्चों को बाल संस्कार केंद्र जरूर भेजें।